अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, बात है 1897 की, जब जे थॉमसन ने मालूम किया था कि जो कैथोड रेज़ हैं एक्चुअली हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं। और बाकायदा फिर बाद में क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बैलेंस करके ये बात जे थॉमसन ने साबित भी करी थी। और एक्चुअली उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कुछ इस किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन दरअसल एक पार्टिकल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें पता चला कि उस पार्टिकल के चार्ज का मास के साथ क्या रेशो है। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल के चार्ज को डिवाइड किया जाए उसके मास से, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो चार्ज क्या, कितना मास रखता है, कितना चार्ज रखता है, और कितने चार्ज कितने मास पर रखता है। ठीक है, थोड़ी अजीबोगरीब बात हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें उस पार्टिकल के चार्ज का भी पता लग जाता है और मास का भी पता लग जाता है। तो ये जो चार्ज टू मास रेशो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मालूम किया था जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जो कि कैथोड रे के अंदर किया था, जहाँ पर उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करके चार्जेस को डिफ्लेक्ट करके मालूम करा था। आज का हमारा लेक्चर इसी के बारे में है कि किस तरीके से चार्ज टू मास रेशो का एक्सपेरिमेंट करा जे थॉमसन ने, और फिर मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके बताऊंगा और एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर उसके मास से डिवाइड कराएं तो क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने अरेंजमेंट करी थी, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करा था। सबसे पहले तो आपको चाहिए कैथोड रे ट्यूब, जिसे आप CRT कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब जो कि हमारे पहले वाले टीवी होते थे ना, पुराने डब्बा टीवी जिन्हें कहते हैं, वो होते थे कैथोड रे ट्यूब वाले। इसमें क्या होता है, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है। कैथोड रे ट्यूब क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, अंदर एयर नहीं है, वैक्यूम है, और वो प्रोड्यूस करती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कैसे प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है, फोकस वाली प्लेट्स लगी हुई होती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई होती हैं, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई होती है। वो स्क्रीन जो कि जब पार्टिकल उससे जाके टकराता है तो वो चमकती है ना स्क्रीन। तो बेसिकली जो कैथोड रे ट्यूब का पूरा ऑपरेटस है वो यही है, एक इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए, फोकस इन उनको फोकस्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ताकि फैले नहीं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, वही हमारे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आखिर में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहाँ पर जो है वो जाके इलेक्ट्रॉन टकराएगा और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे नंबर पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो एक जैसी रहे, जो कि हेमहोल्ड्स कॉइल भी हो सकता है या सॉलिनॉइड हो सकता है, कोई सा भी हो, चाहे यू शेप मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। बस हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स चाहिए जो कि यूनिफॉर्म फील्ड बनाए और स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाए। फिर हमें किसी एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है। वोल्टेज सोर्स जाहिर सी बात है क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, जिसके अंदर एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स आ गई, फिर वोल्टेज वाली सोर्स आ गई, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर ही शामिल होती है। होती क्या है, वो एक स्क्रीन कोटेड होती है जिसके ऊपर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया हुआ होता है। ठीक है, फॉस्फोरस होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम को विजुअलाइज करने का काम करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम उससे जाके टकराती है तो वो हमें नज़र आने लगते हैं। जैसे पुराने वाला टीवी होते थे ना, तो उसमें जब लाइट चली जाती थी केबल की, तो फिर आप देखते थे कि जो डॉट डॉट नज़र आते थे ना, या केबल का कोई फॉल्ट हो जाता था तो आपको वाइट ब्लैक डॉट जो नज़र आते हैं, बेसिकली वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो हमारे पास ऑपरेटर्स और मटेरियल के अंदर कैथोड रे ट्यूब हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स हो गई, वोल्टेज की सोर्स हो गई, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो गई। और आखिर में मेजरमेंट की डिवाइसेस चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रेडियस मेजर करना है, तो उसके लिए हमें कोई रूलर्स वगैरह चाहिए, नापने के लिए जो भी डिवाइसेस चाहिए। ये 5 चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें एक सेटअप बनाना है। हमें सेटअप करना है एक कैथोड रे ट्यूब को जो कि वैक्यूम चैम्बर होगा, और इंश्योर करना है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एयर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बीम एयर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, वो उतना तेज़ी के साथ मूव नहीं करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे एयर के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो कैथोड रे ट्यूब है उसका एक वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए, यानी कि उसमें एयर मौजूद ना हो। अच्छा, कॉइल को हमें प्लेस करना है कुछ इस तरीके से, अराउंड CRT के करीब होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बने
और वो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बने वो आ गई पैरेलल टू द बीम पाथ। फिर हमें ज़रूरत है एक वोल्टेज सोर्स की जो कि दो जगह पर वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करे, एक तो फोकसिंग प्लेट्स के ऊपर करे और दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर करे। वो जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करती हैं, एक बीम की शक्ल में बनाती हैं, और दूसरी वो जो उसे डिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं, बेंड करने का काम करती हैं। ठीक है, और ये बात जहन में रहे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रखेंगे जेड एक्सिस में, तो हो जाएंगी दोनों परपेंडिकुलर। जैसे ये आ गए हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराए तो चमक पैदा हो। फिर एक कैथोड होती है और एक प्लेट होती है एनोड जिसके बीच में सुराख होता है। कैथोड नेगेटिवली प्लेट होती है और एनोड पॉजिटिवली, ये तो नाम से ही जाहिर है, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। और एनोड जो है ना बेसिकली ये फोकसिंग प्लेट का काम करती है। जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे निकलते हैं लेकिन उसको बीम की शक्ल देने का काम ये सुराख करता है जो एनोड में है, ताकि इलेक्ट्रॉन फैलते हुए ना जाएं बल्कि यहाँ से सिर्फ एक बीम की शक्ल में आगे की तरफ बढ़ जाएं। और यहाँ पर हमें कुछ बैटरी लगानी पड़ेगी, वोल्टेज सोर्स, जो कि बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया हमने वाई एक्सिस के अंदर लगाई है। कोई भी एक नेगेटिव प्लेट होगी, कोई सी दूसरी पॉजिटिव प्लेट होगी, और जेड एक्सिस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे अंदर की तरफ जा रही है जेड एक्सिस में, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास सेटअप वाला मसला हल हो गया, हमने सेटअप कर दिया। अब कैलिब्रेशन करनी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता होनी चाहिए कि वो कितनी है, सही है, उस लोकेशन के ऊपर। उसको हम कैसे नाप सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर समझाया था, जो हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर था। उसके अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीटर अगर हमारे पास नहीं है तो हम उस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी बैटरी का वोल्टेज भी पता होने चाहिए। अब क्या है सबसे पहला स्टेप, मतलब देखा जाए तो सेटअप के बाद पहला स्टेप आ गया कि हमें इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करना है। एक हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे कैथोड और एनोड के दरमियान में, जो कि बैटरी मैंने अभी लगा के दिखाई भी थी, ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हों। ठीक है, कैथोड से, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्टेड होती है। फोकसिंग और डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है वो कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, कि इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी। वो ये फोकसिंग बीम और डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है वो डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को पहले ऑफ करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ करना है, और आपने ऑब्जर्व करना है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी और डायरेक्टली जाके टकराएगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन से। सबसे पहले बैटरी और मैग्नेट वगैरह लगा दिया, ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरीके से हमने ऑफ किया, मैग्नेट को हटा दिया फॉर एग्जांपल, और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन में जा रही है और स्क्रीन से टकरा जाएगी। देखो ये सेटअप है पूरा। यह आ गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यह आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्चुअली वो फैले हुए जाएंगे ना, इस तरीके से जाएंगे, लेकिन जब उनको जाने के लिए यही एक छोटा सा रास्ता मिलेगा तो वो फोकस्ड हो जाएंगे, दरमियान से गुजरेंगे सीधे सीधे, तो फैले हुए नहीं जाएंगे, फोकस्ड जाएंगे। और फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिमूव कर दिया। अब अगर मैं बैटरी को ऑन करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ से बीम निकलेगी और सीधी जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराएगी। तो सामने से हम देख रहे होंगे, हम तो यहाँ से देख रहे होंगे ना राइट साइड से, तो हमें नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर सेंटर में एक डॉट आ रहा है सिर्फ। हम जब ऑन करके रखेंगे तो हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो टीवी की स्क्रीन है हमारे, जो कि कैथोड रे की स्क्रीन होती है बेसिकली, उस पर हमें बीच में बिल्कुल एक डॉट नज़र आएगा। ये अभी हमने पहला स्टेप करा। उसके बाद क्या करना है, अब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, जो कि फिर इलेक्ट्रॉन बीम को सर्कुलर पाथ में बेंड करवाएगी। क्यों कराएगी? लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से। ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था F = QVB।
साइन थीटा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम परपेंडिकुलर मूव कराएंगे तो साइन थीटा 90 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है इसके ज़रिए जो है हम जो है वो देखते हैं कि मूवमेंट होगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, सीधी सीधी जा रही थी, अब जैसे ही मैं मैग्नेट को लेकर आऊँगा आप देखेंगे ये सीधी सीधी जाते जाते एक्चुअली बेंड हो जाएगी और बेंड हो के फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहले टकरा रही थी, अब यहाँ पे टकराने लगी। तो हमने ये नोटिस करना है कि भाई कितनी दूर जो है ये जाके टकराई है, तो उसको हम स्केल की मदद से मालूम कर लेंगे कि भाई इतनी दूर टकराई है, तो उससे पता लग जाएगा कि अच्छा भाई इस सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, छठे स्टेप में रेडियस को मेजर करना है। मैंने बता दिया स्केल की मदद से हम रेडियस को मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले स्क्रीन के ऊपर निशान लगाया था जब सीधा जाके टकरा रहा था, फिर अब बेंड होकर टकराया तो हमने स्क्रीन पे निशान लगा दिया, तो स्केल की मदद से रेडियस को मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हमने मेजर कर लिया कि हाँ भाई कितनी दूर जा रहा है, तो उससे हमें सर्कुलर पाथ का रेडियस का अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, सातवें स्टेप में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर होगी फोकसिंग और डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो काम करती हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होगी। और इस फोर्स की वजह से होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम दोबारा से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। बात समझे, जब मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, सीधी जाती जाती रे बेंड हो गई, ओके। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं और इतना वोल्टेज एडजस्ट कर दूं कि दोबारा से वो जो रेज आ रही थी वो सीधी हो जाए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो इतना वोल्टेज हमें एडजस्ट करना है। और फिर हमें क्या करना है, हमने वोल्टेज को मेजर करना है कि भाई हमने कितना वोल्टेज लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अभी ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, सिर्फ मैग्नेट है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट ये होगा, ये दोबारा से स्ट्रेट जाने लगेगी। हाँ, लेकिन हमें एक ख़ास वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट को बैलेंस कर दे, कैंसिल कर दे। इसका मतलब दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया, तभी बेंड होती हुई जो रे थी वो एक्चुअली सीधी हो गई। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल। क्या क्या नापा हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी नापी हुई थी, वोल्टेज अभी अभी नापा, और रेडियस हमने पहले ही स्केल की मदद से नाप लिया था। बाकी काम जो है वो हम कैलकुलेशंस में समझते हैं कि किस तरीके से चार्ज टू मास रेशो मालूम किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात, जो चार्ज स्ट्रेट जाते जाते बेंड हुआ था सर्कुलर पाथ में, वो किसकी वजह से हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ था। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स, सबसे पहले हम लॉरेंट्ज़ फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। लॉरेंट्ज़ फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। चार्ज की वैल्यू कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और एंगल कितना है, किस चीज़ के दरमियान का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के दरमियान का। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी वो हमने अप्लाई की थी Z एक्सिस में, ठीक है, और जो चार्ज को भी हम मूव करवा रहे थे वो हम मूव करवा रहे थे X एक्सिस में। ठीक है, ये हम चार्ज की वेलोसिटी थी, इसका मतलब दोनों के दरमियान का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्रीज। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम की, तो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए क्या फ़र्क आएगा, एक तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E के बराबर, तो हमने E लिख दिया। ठीक है, स्पीड हो गई V, मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई हो रखी थी, और साइन थीटा यानी कि मुझे पुट करना है साइन 90। अब आप जानते हैं साइन 90 डिग्रीज बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का आंसर हमारे पास आ गया EVB। ये मैग्नेटिक फोर्स है, समझे बच्चों, ये जो फोर्स है एक्चुअली ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि किसके ऊपर लगी थी, चार्ज के ऊपर लगी थी, फिर वो चार्ज बेंड हो गया था सर्कुलर पाथ में। और एक बात आपको पता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली फोर्स का क्या नाम होता है, वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोड्यूस करेगी कौन सी फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स।
मैग्नेट की वजह से ही तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी ना। तो याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी ने तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करवाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ई वी बी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहा है ना उसे कैंसिल करो और बाकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक v से एक v हो गया कैंसिल। और याद रखिए हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, हम मालूम करना चाह रहे हैं चार्ज टू मास रेशो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करा देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन बीम का मास ना, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये आ गया चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो E डिवाइड बाय M। एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, क्या क्या बच गया यहाँ पे, बच गया V बच गया एक, और डिवाइड में आ गया B और आ गया R। अब इस इक्वेशन में ना प्रॉब्लम को ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं चार्ज टू मास रेशो इस फॉर्मूले से मालूम कर सकता हूँ या कोई चीज़ मिसिंग है? देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी नाप ली थी मीटर के ज़रिए या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, रेडियस हमने खुद स्केल के ज़रिए नापा, पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन नापे? तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं नाप सकते भाई, इसका मतलब हमें कुछ और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को स्पीड दे कौन रहा है। इस केस में, इन दिस केस, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो किसकी वजह से? इज़ ड्यू टू द, वो जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाई थी ना, वो कर रही थी। वोल्टेज सोर्स ही हमें एनर्जी दे रही थी इलेक्ट्रॉन को कि वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो आपने देखा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा था। तो उधर ही एक काम दोबारा से लिख लेते हैं, इज़ ड्यू टू वर्क डन बाय वोल्टेज सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स है, जो कि आमतौर पर बैटरी लगाते हैं, उसका किया गया वर्क डन एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली जो वर्क डन है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बात समझे ना, बैटरी ने ही काइनेटिक एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वरना इलेक्ट्रॉन गन ने तो बस इलेक्ट्रॉन को बना दिया था। आगे बढ़ाने का काम हमारी बैटरी कर रही थी, जो हमने बैटरी लगाई थी। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है, बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर के। पर वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअली बराबर होगा E इंटू वी के, और ये कैपिटल V है जो कि वोल्टेज को शो कर रहा है। समझे कहाँ से आया ये? समझाना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, वैसे जो फॉर्मूला है वोल्टेज का वो होता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अब अगर यहाँ से वर्क डन की वैल्यू अलग करोगे तो एक्चुअली वो बराबर आएगा Q इंटू वी के। ये V वोल्टेज वाला V है। और जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के केस में Q से शो नहीं करते चार्ज को, बल्कि E से शो करते हैं। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का E इंटू वी के। ठीक है, तो एक्चुअली इसके ज़रिए हमें पता चला कि यहाँ पर EV कैसे आना चाहिए। ये V स्पीड वाला V है और ये V वोल्टेज वाला V है, दोनों में फ़र्क रखना, काट मत देना, गलती से पता चला कैंसिल कर दिया। अब ये बताओ ऊपर वाली इक्वेशन में क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी? ये वोल्टेज प्रॉब्लम स्पीड प्रॉब्लम कर रही थी ना V। यहाँ से V की वैल्यू अलग करते हैं, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2EV बनेगा। ठीक है, वोल्टेज वाले को थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ, और M को डिवाइड में भेज देते हैं, ये बचेगा V स्क्वायर के बराबर। ये वोल्टेज है, ये स्पीड है। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा V के ऊपर से स्क्वायर और इसका रूट, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2EV ओवर M का स्क्वायर रूट। इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड जो मिसिंग थी पिछले वाले फार्मूले में वो एक्चुअली बराबर आ गई 2EV ओवर M। और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 तो 2 है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया था उस वोल्टेज पर जिस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो गए थे, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये वाली V की जगह पे पुट करना है, तो E अपॉन M बराबर है V डिवाइड बाय बी आर के।
बी आर जो है वो डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको आपने जहन में रखना है। तो हम ये कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा ई ओवर एम, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 2EV ओवर एम, और डिवाइड में लिखा हुआ है बी इंटू आर। अब एक्चुअल फार्मूला हमें चाहिए चार्ज टू मास रेशो का, जो कि फिलहाल आपको दो जगह नज़र आ रहा है। इधर भी चार्ज टू मास रेशो लिखा हुआ है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर नहीं पता भाई, पता चला पूरी वीडियो देख ली, चार्ज टू मास रेशो ही नहीं समझ में आया, तो चार्ज को जब मास से डिवाइड करते हैं उसको चार्ज टू मास रेशो, इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, दोनों को एक साथ लेकर आना है। तो ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एम स्क्वायर, इधर इनके ऊपर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2EV, ठीक है, एम, और बी पर भी स्क्वायर आएगा, आर पे भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी ना, बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब एक चाहिए हमें ई और एम, तो जो एक्स्ट्रा है उन्हें कैंसिल करो, एक ई से एक ई हो गया कैंसिल, एक एम से एक एम हो गया कैंसिल। तो हमें फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मास से जब डिवाइड कराते हैं, यानी कि चार्ज टू मास रेशो निकालते हैं, तो वो इस फॉर्मूले के ज़रिए आ सकता है 2V डिवाइड बाय बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, तो हमें वोल्टेज पता होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की थी, पहले ही मेजर कर चुके थे कैलिब्रेशन में, और आर हमने स्केल के ज़रिए नापा था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है स्क्रीन के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हम बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुख्तलिफ वोल्टेज लगाकर बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल के। जितनी मरतबा भी हम इसको काम करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, आप याद रखिए हमेशा एक कॉमन आंसर आता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब मास से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक आंसर आता है प्रैक्टिकली, और वो क्या होता है, वो होता है 1.7588 10⁻11। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और मास का यूनिट होता है केजी यानी कि किलोग्राम। तो जे थॉमसन ने भी इसी चार्ज टू मास रेशो को मालूम करा, जिसकी मदद से हमें पता चला कि भाई जो चीज़ है उसका चार्ज भी है, उसका मास भी है। और इस वैल्यू का फ़ायदा क्या है कि भाई अगर आपको चार्ज पता है उस पार्टिकल का, तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मास को अलग करो, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी चार्ज के साथ, तो चार्ज को अगर इस वैल्यू से डिवाइड कराओगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। और अगर आपको मास पता है और चार्ज नहीं पता, तो इस चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई करा के आप चार्ज की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई पार्टिकल डिस्कवर होता है, बेसिकली उसका चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया जाता है कि जो भी चीज़ हम डिस्कवर कर रहे हैं उसका चार्ज कितना है और उसका मास कितना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।